दोस्तों विभव और विभवांतर नाम का चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं और उसका आज का हमारा नया टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों जैसे आपके पास मान लीजिए एक बिंदु आवेश है Q। इस बिंदु आवेश से R दूरी पर आपने एक वृत्त बना लिया। मान लेते हैं ऐसा, ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। तो आवेश Q से R दूरी पर आपने एक वृत्त बनाया। अब अगर मैंने आपको कुछ बिंदु दिए, जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, और मैंने आपसे पूछा कि इन बिंदुओं पर विभव बताइए, तो आप जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण उससे किसी दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है, KQ बटा R, ये सूत्र होता है। तो अगर ये R1 दूरी है मान लेते हैं, तो ये बिंदु इस आवेश Q से कितनी दूरी पर है, R1 पे, तो यहां पे विभव कितना होगा, KQ बटा दूरी, KQ बटा R1। यहां विभव कितना होगा, ये भी R1 दूरी पर है, तो यहां भी विभव होगा KQ अपॉन R1। ये भी R दूरी पर है, यहां भी विभव होगा KQ अपॉन R1, यहां भी विभव होगा KQ अपॉन R1। सही है। तो अगर मैं इन बिंदुओं को नाम दूं A, B, C, D, तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर विभव का सूत्र एक ही रहेगा और वो कितना है, KQ बटा R1। तो ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर सभी बिंदुओं पर विभव का मान बराबर रहता है, उस पृष्ठ को अपन क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। सम मतलब बराबर, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब सतह। तो ऐसी सतह जिसमें विभव बराबर है, ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। अब आप देखिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और कैसे आया समविभव पृष्ठ, आपने देखा कि एक बिंदु आवेश Q है, उससे अगर R1 दूरी पर इधर जाते हो तो विभव होगा KQ बटा R1, R1 दूरी पर ही इधर जाते हो विभव होगा KQ बटा R1, R1 दूरी पर ही इधर जाते हो विभव होगा KQ बटा R1। मतलब अगर आपने एक वृत्त बनाया तो उस वृत्त के हर बिंदु पर विभव बराबर होगा अगर आवेश का रखा हुआ है केंद्र पर। तो ये पूरा जो वृत्त है, ये जो सतह है आपकी S1, ये सतह S1 क्या कहलाएगी, समविभव पृष्ठ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। आप कोई भी दो बिंदु उठा लो, जैसे आपने ले लिया VAB, तो विभवांतर कितना होगा, VA माइनस VB बराबर VA। A बिंदु का विभव कितना है, KQ बटा R1, माइनस B बिंदु का विभव कितना है, KQ बटा R1, अंतर कितना आ रहा है, शून्य। तो समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके हर बिंदु पर विभव बराबर होता है, तो अंतर, विभव का अंतर, विभवांतर, वो कितना आएगा, शून्य आएगा। विभव बराबर और विभव का अंतर शून्य, फिर से विभव बराबर और विभव का अंतर शून्य, ये विभवांतर है। तो समविभव पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर कितना होता है, शून्य होता है। अतः समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब मैं आपसे यह पूछूं कि आपको बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाना है किसी Q0 आवेश को, आपको बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाना है Q0 आवेश को, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश, तो कार्य कितना होगा, विभवांतर इनटू आवेश, कार्य W। विभवांतर किन दो बिंदुओं के बीच आप लेकर के जा रहे हो, आप A और B बिंदु के बीच लेके जा रहे हो, तो विभवांतर किसके बीच देखना पड़ेगा, A और B बिंदु के बीच, इसे अपन क्या बोलेंगे, VAB, गुणा किस आवेश को लेकर के जा रहे हो, आप यहां से यहां तक लेके जा रहे हो Q0 आवेश को, तो गुणा होगा Q0। A और B के बीच का विभव का अंतर कितना है, A और B समविभव पृष्ठ का भाग है, इन दोनों पे विभव बराबर है, तो विभव का अंतर कितना हुआ, शून्य। विभव का अंतर है शून्य, तो VAB शून्य हो गया। शून्य को किसी से गुणा करोगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका मतलब ये सीखने को मिला कि A से B तक अगर आप किसी आवेश को लेके जाते हो, A और B क्या है, A और B एक समविभव पृष्ठ के दो बिंदु हैं, तो किसी एक समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पे आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को लेकर के जाते हो, तो आपको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है, कार्य कितना रहता है, शून्य। ये था आपका अगला बिंदु। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब ये जो बिंदु आवेश Q है, इस बिंदु आवेश Q के कारण आप मुझे बताओ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं। आपको याद होना चाहिए कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे दूर होती है इस तरह से।
ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे दूर होती हैं, माइनस की तरफ होती हैं। अब आप देखो, ये जो है लाल वाला, ये एक समविभव पृष्ठ है, और ये जो मैंने बनाया अभी, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब आप देखो कोण कितना बन रहा है, 90, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब जो समविभव पृष्ठ होता है, उस समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा हूं, सिंपल सा टॉपिक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि एक बिंदु आवेश से हर वो बिंदु जिस पर विभव बराबर है उसको मिलाने से एक ऐसा पृष्ठ बनता है जिसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप ये देखो, ये जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये सारी समविभव पृष्ठ की क्या है, लंबवत है। यहाँ लंबवत, यहाँ लंबवत, यहाँ लंबवत, यहाँ लंबवत। क्यों? क्योंकि केंद्र से अगर आप गोले के परिधि पे स्थित किसी भी बिंदु को मिलाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, लंब बनेगा। तो यही बात लिखी हुई है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। हमेशा कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। अब आप जानते हो कि जो चालक होता है उस चालक की सतह पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। जैसे ये चालक है तो इस चालक की सतह पे जो भी आवेश है वो एक समान रूप से वितरित रहता है। और अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो हर बिंदु पे एक समान आवेश है, और अगर हर बिंदु पे एक समान आवेश है तो विभव का मान भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि विभव आवेश पर निर्भर करता है। अब इस चालक की सतह के ऊपर हर जगह पर एक समान आवेश है, इसका मतलब विभव भी कैसा है, एक समान है। और ये सतह क्या कहलाएगी, समविभव पृष्ठ। पढ़ो, किसी चालक की सतह सदैव क्या होती है, एक समविभव पृष्ठ होती है। अब अगला बिंदु, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। तो बिंदु आवेश, अब मैं ये चीज समझा रहा हूं, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, बहुत खास बात मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ये एक आवेश है Q, इस आवेश Q से R1 दूरी पर आपने एक वृत्त बनाया, इस आवेश से R2 दूरी पर आपने एक और वृत्त बनाया। यह आवेश रखा हुआ है केंद्र पे। अब ये बताओ, इस आवेश से R1 दूरी पे यह है, तो यहां विभव कितना होगा, KQ बटा दूरी, KQ बटा R1। इस बिंदु पर विभव कितना होगा, ये भी R1 दूरी पर है, KQ बटा R1। इस बिंदु पर विभव कितना होगा, ये भी R1 दूरी पर है, KQ बटा R1। इस बिंदु पर विभव कितना होगा, ये भी R दूरी पर है, R1 दूरी पर है, KQ बटा R1। इस बिंदु पर विभव कितना होगा, ये भी R1 दूरी पे है, KQ बटा R1। तो ये जो पहली सतह है, मान लेते हैं ये पहली वाली सतह जो है S1 है, तो S1 सतह पर विभव कितना है, KQ बटा R1 हर बिंदु पर, क्योंकि विभव का सूत्र बिंदु आवेश से R दूरी पर होता है, KQ बटा R। तो इस बिंदु आवेश से ये पहला वृत्त है और हर बिंदु की दूरी कितनी है, R1 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 R1। तो हर बिंदु पर विभव कितना होगा, KQ बटा R1, और हर बिंदु पर विभव बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, अब बात करते हैं S2 की। S2 है बाहर वाली सतह। S2 कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है। तो इस बिंदु से ये जो दूरी है वो R2 है, तो यहां विभव क्या होगा, KQ बटा R2, क्योंकि विभव होता है KQ बटा दूरी। तो KQ बटा दूरी इस बिंदु की, इस बिंदु आवेश की यहां से दूरी कितनी है, KQ बटा R2। अब अगर इस बिंदु पे देखते हो तो यहां से दूरी कितनी है, दूसरा वाला गोला, दूसरे वाले के गोले की त्रिज्या कितनी है, R2। तो यहां विभव कितना होगा, KQ बटा R2। इस बिंदु पर देखोगे दूरी कितनी है, R, दूरी R2 है, ये भी होगा KQ बटा R2। इसका मतलब ये जो दूसरा वाला गोला है, इस दूसरा वाला गोला जिसको आप बोल रहे हो S2, इसके हर बिंदु पर विभव कितना है, KQ बटा R2। तो S1 के हर बिंदु पर, S1 मतलब अंदर वाला गोला, अंदर वाले गोले के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो सारे केंद्र से किस दूरी पर है, R1 पे। तो सब पे विभव कितना है, KQ बटा R1। जो बाहर वाला गोला है उसके सारे बिंदु कितनी दूरी पे है, R2 पे, तो उन सब पे विभव कितना है, KQ बटा R2। तो इसका मतलब इन सब बिंदुओं पर, दूसरा वाला गोला है, पहला वाला गोला है, दूसरे वाले गोले के हर बिंदु पर विभव बराबर है, कितना है, इतना। तो वो अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। ओके, अंदर वाला जो गोला है उसके भी हर बिंदु के ऊपर विभव बराबर है, वो भी अपने आप में क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। तो आप देख सकते हो कि इस आवेश को केंद्र मानते हुए अगर आप एक गोला बनाते हो वो भी समविभव पृष्ठ है, दूसरा गोला बनाते हो वो भी समविभव पृष्ठ है, आगे तीसरा बनाओगे वो भी समविभव पृष्ठ होगा, चौथा बनाओगे वो भी समविभव पृष्ठ होगा। मतलब जो आपका बिंदु आवेश है उसको केंद्र मानते हुए जितने भी गोले आप बनाओगे वो सारे गोले क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ। इसे लिखा हुआ है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं, जिनमें इन सारे गोलों का केंद्र क्या है, आपका आवेश। ठीक है, अब इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार टॉपिक को लास्ट में प्यार से वापस समझा करके एक नई चीज सिखा करके एंड करूंगा। अब ये एक आवेश Q है, इससे R1 दूरी पे मैंने एक वृत्त माना,
और इसे R2 दूरी पर एक वृत्त माना। इसको S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं। अब एक बात समझने की है कि S1 के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, मान लो A है, B है, C है, उन सबकी इस आवेश Q से कितनी दूरी है, जितनी इसकी त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या R1। तो विभव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, K इंटू आवेश बटा दूरी। तो इसका विभव भी है KQ बटा R1, इसका विभव भी है KQ बटा R1, इसका विभव भी है KQ बटा दूरी, दूरी वही है R1। अब ऐसे अगर आप S2 का देखो तो S2 पे जो भी बिंदु है, मान लो D, E, F, तो इन बिंदुओं का विभव कितना है, KQ बटा दूरी, दूरी कितनी है R2। KQ बटा दूरी, दूरी कितनी है R2। KQ बटा दूरी, दूरी कितनी है R2। R2 है ना, क्योंकि बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है R2 है। तो अब अगर सोचा जाए तो इन सब बिंदुओं का विभव बराबर है और कितना है KQ बटा R1। बाहर वाले सारे बिंदुओं का विभव बराबर है और कितना है KQ बटा R2। मतलब S1 अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है जिसका विभव है KQ बटा R1। S2 अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है जिसका विभव है KQ बटा R2। तो अब अपन थोड़ा सा गेम खेलते हैं। देखो अब आप देख रहे हो VAB, VAB का मतलब क्या है, A और B के बीच में विभव का अंतर। A बिंदु का विभव कितना है KQ बटा R1, B बिंदु का विभव भी कितना है KQ बटा R1। दोनों का अंतर देखें तो कितना आएगा, शून्य। मतलब VAB, A और B के बीच का विभवांतर जो है वो शून्य है। और अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है तो एक आवेश को उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। मतलब A बिंदु से B बिंदु तक आप किसी भी आवेश को लेकर जाओगे, मैंने सिखाया भी था आपको अभी कि यहां से यहां तक अगर आप Q0 आवेश को लेकर जाओगे तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक बात। BC, B का विभव कितना है KQ बटा R1, C का विभव कितना है KQ बटा R1, सेम है, विभव सेम है, तो विभव का अंतर कितना आएगा, शून्य। विभवांतर अगर शून्य आ गया तो B से लेके C तक, अगर B से लेके C तक आप किसी आवेश को लेके जाओगे आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। AC, A के ऊपर विभव कितना है KQ बटा R1, क्योंकि वो किस समविभव पृष्ठ का भाग है, इसका। C के ऊपर, C कहां पर है, ये रहा C के ऊपर कितना विभव है KQ बटा R1, क्योंकि वो भी किस समविभव पृष्ठ का भाग है, S1 का। तो दोनों का विभव बराबर है। देखो इसका भी KQ बटा R1, इसका भी KQ बटा R1, इक्वल हो गया। इक्वल होने पे विभव का अंतर कितना आ गया, शून्य। तो आपको A से C तक ले जाने में भी किसी आवेश को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी भी आवेश को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। आगे देखो A से D, अब कहानी बदलेगी मित्रों। A पे कितना विभव है KQ बटा R1, D पे कितना विभव है KQ बटा R2। तो यहां से अगर आप यहां लेकर के जाते हो किसी आवेश को तो अपन देखते हैं क्या होगा। A से लेकर D तक, A पे विभव है KQ बटा R1, D पर विभव है KQ बटा R2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि KQ बटा R1 में R1 अलग है, R1 ये है, और KQ बटा R2 में R2 ये है। तो ये विभव और ये विभव बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो A और D बिंदु के बीच के विभव का अंतर शून्य नहीं होगा। मतलब जो VAD है वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि जो A बिंदु है वो इस समविभव पृष्ठ का भाग है और जो D बिंदु है वो इस समविभव पृष्ठ का भाग है। इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, विभव का अंतर शून्य नहीं आएगा। और विभव का अंतर शून्य नहीं आएगा तो आपको कार्य करना पड़ेगा, जो आपका A बिंदु से D बिंदु तक आवेश को ले जाने का कार्य है वो भी शून्य नहीं होगा। आगे और देखो समझ में आएगा। D के बारे में सोचते हैं। B कहां पर है भाई साहब, ये रहा D यहां पर है। तो B का विभव कितना है KQ बटा R1, D का विभव कितना है KQ बटा R2। विभव अलग अलग है तो विभव का अंतर शून्य नहीं होगा, कार्य करना पड़ेगा B से D तक ले जाने में। VDE, ये रहा D, ये रहा E। D का विभव कितना है KQ बटा R2, E का विभव भी कितना है KQ बटा R2। विभव का अंतर कितना है, शून्य। तो अंतर अगर विभव का शून्य है तो आपको D से E तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कितना आसान कर दिया मैंने। विभव बराबर है, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, विभव अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। D से F, D का विभव है KQ बटा R2, F का विभव भी है KQ बटा R2, विभव का कोई अंतर नहीं है तो कार्य नहीं करना पड़ेगा। A से लेके F तक, A का विभव कितना है KQ बटा R1, F का कितना है KQ बटा R2। अंतर है, अंतर है तो ये विभवांतर शून्य नहीं होगा। अगर ये शून्य नहीं होगा तो कार्य भी करना पड़ेगा, कार्य भी 0 के बराबर नहीं आएगा। अब कविता का सार क्या है सुनो। अगर किसी एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक किसी भी आवेश को घुमाते हो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सब पे विभव बराबर है। अब देख लो, AB कोई कार्य नहीं, BC कोई कार्य नहीं, AC कोई कार्य नहीं। बाहर वाले को देखो,
इस समविभव पृष्ठ के ऊपर भी एक बिंदु से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर अगर आप किसी आवेश को घुमाते हो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका विभव भी है KQ बटा R2, इसका विभव भी है KQ बटा R2, इसका विभव भी है KQ बटा R2। देखो आप एग्जांपल ये वाला D से E तक कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, एक समान विभव। D से F तक, D से F तक कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, एक समान विभव। कितना? KQ बटा R2, KQ बटा R2। तो यही बात लिखी थी यहां पर कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो इन समविभव पृष्ठ में घुमा रहे हो कोई कार्य नहीं है, इसमें घुमा रहे हो कोई कार्य नहीं है। परंतु अगर एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर लेकर के जाओगे ऐसे, तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस समविभव पृष्ठ का जो विभव है वो अपना अलग है और दूसरे वाले समविभव पृष्ठ का विभव अलग है। तो जब तक आप इस समविभव पृष्ठ की बाउंड्री में चक्कर लगाते रहोगे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, जब आप इसकी बाउंड्री में चक्कर लगाते रहोगे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका विभव बराबर है KQ बटा R1, इसका विभव बराबर है KQ बटा R2। परंतु अगर आप यहां से कूद करके इधर जाते हो, इस समविभव पृष्ठ से इस पर आते हो, तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसका विभव कुछ और है और इसका विभव कुछ और है। देख लो, जब जब आप यहां से आ गए हो कार्य करना पड़ा है। देखो B से लेकर D तक, B रहा, B का विभव KQ बटा R1, D का है KQ बटा R2, कार्य करना पड़ेगा, अंतर शून्य नहीं है। फिर इधर आओ A से लेकर F तक, A का विभव है KQ बटा R1, F का विभव है KQ बटा R2, काम करना पड़ेगा। A से लेकर F तक दो बार सेम चीज हो गई। अच्छा कार्य, ठीक है, कार्य की बात हो रही है, तो कार्य करना पड़ेगा अगर आप एक समविभव पृष्ठ से दूसरी पे जाते हो, और कार्य नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक ही समविभव पृष्ठ पे घूमते रहते हो। तो इस बात में ऐड कर देता हूं, परंतु एक समविभव पृष्ठ से दूसरे पर जाने पर कार्य करना पड़ता है। और ये समानता बच्ची कैसे आई? आपको पता है विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य क्या होगा? विभवांतर इंटू आवेश। अगर विभवांतर शून्य है कार्य भी शून्य होगा, अगर विभवांतर शून्य नहीं है तो कार्य भी शून्य नहीं होगा। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो अगर समविभव पृष्ठ है तो विभव बराबर होगा विभवांतर, अंतर शून्य आएगा, कार्य भी शून्य होगा। विभव बराबर होगा कार्य शून्य होगा, विभव बराबर होगा कार्य शून्य होगा। परंतु अगर आप एक समविभव पृष्ठ से दूसरे पे आओगे तो उसका अपना विभव है, इसका अपना विभव है जो बराबर नहीं है, तो विभव का अंतर शून्य नहीं आएगा, वो शून्य नहीं आएगा, तो कार्य भी शून्य नहीं होगा। ठीक है। और एक और खास बात जो थी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ये भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा करके इस पॉइंट को एक बार वापस क्लियर कर देता हूं। देखो बिंदु आवेश Q के कारण समविभव पृष्ठ कैसे है? ये एक समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, और इस बिंदु Q के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे हैं? आपको पता है प्लस आवेश से दूर जाती हैं, अनंत पे आके खत्म होती हैं। अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपके समविभव पृष्ठ से हमेशा 90 बना रही है, क्योंकि केंद्र से अगर आप गोले के, ये गोला है, समविभव पृष्ठ S1 और S2 जो है वो एक गोला है, और गोले की परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से जोड़ते हैं तो हमेशा क्या पड़ता है? लंब। तो हर जगह क्या पड़ रहा है? लंब पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये आपके समविभव पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये आपके समविभव पृष्ठ की क्या है? लंबवत है। ऐसे ही अगर मान लो आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी हो कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उस तरफ, और अब आपको बनाना है समविभव पृष्ठ, तो आपको एक बात पता है कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो इसके लंबवत ऐसे होगा समविभव पृष्ठ, इसके लंबवत ऐसे होगा समविभव पृष्ठ, इसके लंबवत ऐसे होगा समविभव पृष्ठ। अभी मैंने क्या बना रखा है वो समझाता हूं मैं आपको। जैसा मान लीजिए ऐसे जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं 1 2 3 4, तो चारों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत। अब विद्युत क्षेत्र रेखा अगर इस तरह से है तो इसके लंबवत ऐसे आएगा, तो ये जो इसके लंबवत है ये है आपका समविभव पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ इस तरह से। और इस डायग्राम को ऐसे बना रखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आगे हैं और आपका समविभव पृष्ठ इस तरह से। आया समझ? इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें थी सारी अपन ने कर ली। अब मैं आपको फटाफट रिवाइज कर देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव बराबर है उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। हर बिंदु पर विभव बराबर होता है। एक बिंदु आवेश के कारण अगर आप संकेंद्री गोले बनाते जाओगे तो हर गोले के ऊपर जितने बिंदु होंगे उन सब पे विभव क्या होगा? बराबर। मतलब वो सारे क्या कहलाएंगे? समविभव पृष्ठ। एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि विभव बराबर होता है। जितना विभव इस बिंदु का है उतना इसका है, उतना इसका है। इसलिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के बीच में विभव का जो अंतर है, विभवांतर है, वो शून्य होता है। और क्योंकि विभवांतर शून्य होता है इसीलिए
एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी भी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव बराबर होता है, विभव का अंतर शून्य होता है, इसलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। परंतु अगर आप एक समविभव पृष्ठ से दूसरे पर लेके जाते हो, अगर आप एक समविभव पृष्ठ से दूसरे पर लेके जाते हो तो आपको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसका अलग विभव था, इसका अलग विभव है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक और था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा आपके समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के हमेशा लंबवत होता है आपका समविभव पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, और चालक की सतह अपने आप में क्या होती है, एक समविभव पृष्ठ। तो हम अब शुरू करते हैं ये टॉपिक जो है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखिए, इनके बीच के संबंध को निकालने के लिए अपन एक छोटी सी बात समझते हैं कि मान लीजिए एक स्रोत आवेश है Q और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है A और इस बिंदु A पर एक आवेश रखा हुआ है Q। अब बात को समझिएगा, ये जो आवेश Q है, इस आवेश Q को हम कहेंगे स्रोत आवेश, और इस आवेश Q ने जो है इस बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है और प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये विद्युत क्षेत्र है आपका, और ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर बाहर ला करके अपन ने एक आवेश को रख रखा है जिसका मान है स्मॉल q। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो स्मॉल q है ये इस कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र में रखा है, मतलब ये जो स्मॉल q है ये इस कैपिटल Q के एरिया में, इसकी पावर वाले क्षेत्र में जहां ये बल लगा सकता है वहां रखा हुआ है। अब आपको पता है कि अगर एक आवेश को आप रखते हो किसी विद्युत क्षेत्र में तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर आप एक धनावेश को रखते हो विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत क्षेत्र उस पर बल अपनी दिशा में लगाता है, और अगर आप एक ऋणावेश को रखते हो, माइनस को रखते हो, तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में लगाता है। तो क्योंकि ये प्लस है और ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र दिशा है उस तरफ तो इस पर बल भी लगेगा इस तरफ। तो ये बल है जो ये विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। इस बल का परिमाण कितना होगा, तो ये बल का परिमाण होगा आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। ये भी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि लगने वाला बल होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो ये जो आवेश है इस पर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना बल लगाएगा, Q इंटू E। यहां तक समझ आता है। अब देखिए, अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस A आवेश को खिसका करके आप इस जगह ले आए, B बिंदु तक ले आए, और ये विस्थापन आप करें dr। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप A बिंदु से B बिंदु तक ले आए, किसको, इस आवेश Q को, और कितने से विस्थापित कर दें, dr से। तो ऐसा करने में आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बल लग रहा है उस दिशा में और आप इधर लेके आ रहे हो, तो आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश Q को dr से विस्थापित करने में कार्य, विस्थापित करने में कार्य कितना कार्य होगा, W A से B तक विस्थापित कर रहे हो तो वो होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। क्या आपने पढ़ रखा होगा कि कार्य होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। अब देखो बल, कितना बल लग रहा है, Q इंटू E, तो बल लग रहा है Q इंटू E। विस्थापन कितना है, कितने से विस्थापित कर रहे हो, इसको इधर लेकर के आ रहे हो, dr से विस्थापित कर रहे हो, तो विस्थापन कितना है, dr cos, कितना कोण है बल और विस्थापन के बीच में, बल लग रहा है उस तरफ, विस्थापन है इस तरफ, तो बल इस तरफ है, विस्थापन इस तरफ है, इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है ये है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस का QE dr। ये जो cos थीटा है इसकी जगह आपने क्या रख दिया, -1, तो WAB। अब ऐसा करो, इस Q को नीचे ले आओ, तो WAB डिवाइड बाय Q बराबर माइनस का E इंटू dr। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यह है कार्य बटा आवेश, और कार्य बटा आवेश आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो कि कार्य बटा आवेश होता है विभवांतर। तो ये आपका विभवांतर होगा, इसको बोलते हैं dV। तो ये आपका WAB अपॉन Q कार्य बटा आवेश है, तो ये बन जाएगा विभवांतर dV, और ये होगा माइनस का E dr।
ये विभवांतर किसके बीच में होगा? ये विभवांतर होगा इन दो बिंदुओं के बीच में। क्यों? क्योंकि इन दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य, इन दो बिंदुओं के बीच में आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य WA भी है, और उसको आवेश से भाग लगाते हैं तो विभवांतर आता है जिन बिंदुओं के बीच आप लेकर गए हो। तो आप किन बिंदुओं के बीच लेके गए हो? आप A और B के बीच लेके गए हो। इसका मतलब ये DV जो है ये A तथा B के मध्य विभवांतर है। तो दोस्तों ये है DV और ये है A तथा B के मध्य विभवांतर। अब आप देखिए, ये रहा विभवांतर, ये रहा विद्युत क्षेत्र, संबंध आ गया। संबंध क्या है? इसको थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं E बराबर, इस dV को ये रहने दो, dr को नीचे ले जाओ, तो dV बटा dr, और इस माइनस को यहां की जगह यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर कितना आ गया? माइनस का dV बटा dr। तो ये जो आपका सूत्र आ रहा है ये है संबंध किसके बीच में? विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में। और ये पता है क्या है? ये है विभवांतर में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, कि किस तरह से विभवांतर दूरी के साथ बदलता है। ये आपका क्या है? dV बटा dr। तो संबंध क्या होता है? E बराबर माइनस का dV बटा dr। सिंपल समझे? तो ये आपका विद्युत क्षेत्र, ये आपका विभवांतर, और ये आपका क्या हो गया? किससे आपने विस्थापित किया है। अब एक बात को समझो, ये माइनस यहां पर क्यों आ रहा है? ये माइनस यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, और विद्युत क्षेत्र की इस दिशा में जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र दिशा में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। विभव का मान कैसे घटता जाएगा? आपको पता है, एक स्रोत आवेश Q से r दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर KQ बटा R, ये सूत्र होता है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे विभव क्या होता जाएगा? कम। और जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा, r का मतलब दूरी, जैसे जैसे आप इस दूरी में जाते जाओगे वैसे वैसे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो, और जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो वैसे वैसे विभव का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब एक बात बिल्कुल साफ है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर घटता है, विभव घटता है, इसलिए चिन्ह क्या आ रहा है? यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इस माइनस चिन्ह का मतलब एक्चुअल में ये होता है। ओके, अब यहां से एक और चीज देखो, डीवी को आप क्या लिख सकते हो? डीवी को लिख सकते हो माइनस का EDR, जो आपने यहां लिख ही रखा था। अब ये था छोटे से विस्थापन पर छोटा था विभवांतर। ये क्या था? छोटे से विस्थापन पर छोटा सा विभवांतर। आपने हल्का सा विस्थापन किया और हल्के से विस्थापन पे आपने देखा विभवांतर कितना है। अगर आप चाहते हो संपूर्ण विस्थापन, जैसे मान लो dr की जगह आप चाहते हो कि r विस्थापन करें, बड़ा विस्थापन करें, तो अपन को क्या कर देना है? इसका समाकलन कर देना है। तो समाकलन करने पर अगर छोटा विस्थापन नहीं है तो आप समाकलन कर सकते हो, इधर भी समाकलन हो जाएगा, इधर भी समाकलन हो जाएगा। अगर समाकलन होगा तो छोटे छोटे विभवांतर का योग करेंगे तो बड़ा विभवांतर आ जाएगा, V बराबर माइनस का E इंटू dr। और ये क्या है? विभवांतर। ये है अल्प विभवांतर, छोटे से के बीच में विभवांतर, और ये क्या है? बड़ा विभवांतर। तो अगर आपको बड़ा विभवांतर चाहिए, आप किसी दूरी से किसी दूरी तक जा रहे हो और वो विस्थापन आपका dr नहीं है, वो विस्थापन आपका बड़ा है, तो जहां से शुरू कर रहे हो जहां तक अंत कर रहे हो वहां से वहां तक उसका क्या कर दोगे? समाकलन। और जब संपूर्ण समाकलन कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? संपूर्ण विभवांतर। ठीक है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य जो संबंध था ये मैंने आपको बताया, इसको आराम से आप एक बार चेक कर लीजिए। अब इसके डेरिवेशन का एक बार और अपन विवेचना कर लेते हैं। भाई हमने मान लिया कि एक स्रोत आवेश कैपिटल Q है जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A है, उस बिंदु A पर कितना आवेश रखा हुआ है? Q आवेश रखा हुआ है, जो इसके विद्युत क्षेत्र में है। विद्युत क्षेत्र आवेश के ऊपर अपनी दिशा में बल लगाता है, कितना लगाता है? Q इंटू E। तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश के ऊपर अपनी दिशा में बल लगा रहा है, कितना? Q इंटू E। तो आवेश Q पर जो बल लग रहा है वो है Q इंटू E। बल इधर लग रहा है, आप चाहते हो कि आप उसको हल्का सा उधर लेकर के जाओ, तो बल सामने से आ रहा है, आप उधर लेके जा रहे हो, आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश Q को dr से, छोटा सा विस्थापन dr से विस्थापित करने में कार्य कितना होगा? बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। बल इधर लग रहा है, विस्थापन उधर है, तो आपका जो कॉस थीटा है उसमें थीटा होगा 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो आप यहां पे रख दोगे -1, तो ये आ जाएगा माइनस का QE dr। उसके बाद इस आवेश Q को नीचे ले जाइए। ये क्या चीज है? ये है कार्य बटा आवेश। कार्य किस चीज का? A से B तक ले जाने में। आवेश कौन सा? Q। तो ये बन जाएगा विभवांतर। दो बिंदुओं के मध्य अगर आप किसी आवेश को लेके जाते हो तो जो कार्य करना पड़ता है उसको अगर उस आवेश से भाग लगाते हो तो आता है उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। पुरानी बात है, तो ये हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। छोटे से विस्थापन के लिए छोटा सा विभवांतर। सूत्र को थोड़ा अरेंज किया तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध आ गया, E बराबर माइनस का dV बटा dr। यहां से अगर अपन देखें तो ये छोटे से विस्थापन dr के लिए छोटा सा विभवांतर है। अगर आप संपूर्ण विस्थापन की बात करते हो तो आपको समाकलन करना पड़ेगा, और dV का समाकलन हो जाएगा V, और ये हो जाएगा माइनस का E इंटू dr। अब जहां से जहां तक लाना चाहो वहां से वहां तक आप क्या लगा सकते हो?
लिमिट लगा सकते हो। अब मैं इस सूत्र का प्रयोग करके आपको चालक और अचालक गोले के कारण विद्युत विभव निकाल के दिखाऊंगा अलग अलग स्थितियों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कर लो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आवेशित चालक गोले के कारण विभव की। देखिए विभव का एक सूत्र अब आपने पढ़ लिया है, विभव v बराबर समाकलन माइनस का e इंटू डी आर। तो इस खतरनाक सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये टॉपिक एकदम मक्खन लगेगा। अब आवेशित चालक गोला क्या होता है? ये आपका चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसको अपन क्यू आवेश देते हैं और क्यू आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये एक चालक आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसको हमने क्यू आवेश दिया और ये जो क्यू आवेश है ये इस पूरे गोले के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बाहर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमको विभव की गणना करनी है। इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। अब ऐसा करने के लिए अपन क्या करते हैं, आपको लॉजिक पता है। आप अनंत से लेकर के आते हो इस बिंदु P तक एकांक आवेश को, और उसके लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव। और अगर अपन उस सूत्र की बात करें तो वो सूत्र क्या है, v बराबर माइनस का e इंटू डी आर का समाकलन। अब अगर यहां आप ये सूत्र फिट करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए। पहली बात तो इसमें अपन पहला केस ले रहे हैं, गोले के बाहर, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप बात करते हो यहां पे समाकलन कहां से कहां तक करना है, तो एक बात बताओ, कहां से शुरू करना है? शुरू करना है अनंत से। तो आप अनंत से शुरू कर रहे हो, समाकलन होता है कहां से शुरू कर रहे हो कहां खत्म कर रहे हो। तो अगर अनंत से आप लेकर के आते हो बिंदु P तक, तो जो भी कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका विभव। मतलब विभव के लिए आप दूरी कहां से कहां ले रहे हो, अनंत से लेकर के इस बिंदु P तक। तो आप शुरुआत कर रहे हो अनंत से, किस बिंदु तक आ रहे हो, आप आ रहे हो इस बिंदु तक। ये बिंदु कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर। तो आप अनंत से शुरुआत कर रहे हो और कितनी दूरी पर आकर के रुक रहे हो, स्मॉल आर दूरी पर। तो अनंत से शुरू होगा और स्मॉल आर दूरी पे खत्म होगा। फिर से एक बार, ये जो सूत्र है ये सूत्र एकदम मक्खन सूत्र है, बेहद आसान सूत्र है। इसकी सहायता से आप विभव निकाल सकते हो। आप विभव किसके लिए निकाल रहे हो, आप विभव निकाल रहे हो इस चालक गोले के लिए। ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले को जो भी आवेश दिया है वो एक समान रूप से इसकी सतह पर वितरित हो चुका है। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर बाहर एक बिंदु P है, उस पर आप विभव निकाल रहे हो। तो आपको कहां से लेके आना पड़ेगा, अनंत से। कहां लाना पड़ेगा, इस बिंदु पर। ये बिंदु कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पे। तो समाकलन कहां से कहां होगा, अनंत से लेकर आर तक। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, एक चालक गोले से स्मॉल आर दूरी पर अगर एक बिंदु बाहर P हो तो उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। ये आपको पहले वाले चैप्टर से पढ़ना था, KQ बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ये मैंने कहा था, वो जो 2 वीडियो आपको देखने के लिए कहे थे उस वीडियो में यही था कि आप अगर एक चालक गोले से बाहर स्थित एक बिंदु पर देखते हैं तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, KQ बटा आर स्क्वायर। तो ये आपको यहां पर रखना है। चलिए करते हैं, अनंत से लेके आर तक ये मान रखिए, KQ बटा आर स्क्वायर डी आर। अब एक काम करो, K और Q आपके कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो माइनस का K और Q बाहर आ गया। समाकलन में क्या बचा, अनंत से लेके स्मॉल आर तक आर स्क्वायर डी आर, 1/r स्क्वायर डी आर। अब माइनस का KQ, अनंत से लेके आर तक समाकलन, आर की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो वो जाएगा आर की घात -2 डी आर। तो विभव कितना आ रहा है, माइनस का KQ अनंत से लेके स्मॉल आर तक आर की घात -2 डी आर। अब इसको इधर हल कर लेते हैं, तो V बराबर आ गया माइनस का KQ। अब देखिए ये किसकी तरह है, यह x की घात n dx की तरह। x की घात n dx का सूत्र क्या होता है समाकलन में, x की घात n+1 अपॉन n+1। तो ये r की घात -2, तो x की घात n dx का सूत्र होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा r की घात n कितना है, -2, तो r की घात n+1 -2+1 डिवाइड बाय n+1, n कितना है, -2, -2+1 कहां से कहां तक, अनंत से लेकर r तक। तो v बराबर कितना हो गया, माइनस का KQ, ये हो गया r की घात -1 -2+1 -1 अनंत से लेके r तक। ये है -2+1, -2+1 होता है माइनस का 1, वो माइनस इस माइनस से जुड़ करके क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, KQ इसको लिख सकते हैं 1/r, -1 को लिख सकते हैं 1/r की घात 1, कहां से कहां तक, अनंत से लेके r तक।
अब समाकलन का सिद्धांत आपको पता है कि पहले ऊपरी सीमा अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लगा करके निचली सीमा रखी जाती है। पहले काफी मैंने करवाया डेरिवेशन इस टाइप का। तो v बराबर के क्यू, इसकी जगह r की जगह r रखोगे, माइनस लगाओगे, r की जगह अनंत रखोगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा अनंत शून्य होता है। ये जो 1 बटा अनंत है ये होता है 0 शून्य। तो क्या बचा, v बराबर के क्यू बटा r। तो विभव का मान कितना होता है, इस बिंदु से r दूरी पर अगर एक बाहर एक बिंदु P है, इस केंद्र से, इस चालक गोले के केंद्र से अगर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है तो उस पर विभव का मान कितना होता है, के क्यू बटा r। और विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, के क्यू बटा r स्क्वायर। इसको आप याद रखोगे कि विद्युत क्षेत्र का मान होता है के क्यू बटा r स्क्वायर और विभव का मान होता है के क्यू बटा r। इसको आप लर्न कर लोगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया LEARN, लर्न। अब बी देखते हैं, गोले की सतह पर। देखो दोस्तों, गोले की सतह पर क्या होगा, यह आपका गोला है, चालक आवेशित गोला है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसका ऊपर आवेश क्यू है। और आप इसकी सतह पर आ गए। मान लो आपने इसकी सतह पर ये एक बिंदु P ले लिया। अभी बिंदु P कहां था, बाहर था। अभी बिंदु P कहां आ गया है, सतह पर आ गया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इतनी दूरी की बात करनी है। अब इस बिंदु P की दूरी कितनी है, केंद्र से, केंद्र O से कितनी दूरी है, कैपिटल R। क्योंकि अपन पहले गोले के बाहर थे, अब अपन गोले की सतह पर है। तो सतह पर कितनी दूरी है, सतह पर दूरी होगी उसकी त्रिज्या के बराबर, जो आपको साफ साफ दिख रही है, कैपिटल R। तो ये जो सूत्र आप लगाएंगे, ये सूत्र कैसे लगेगा, v बराबर माइनस का E इंटू डी आर। कहां से कहां तक, अब आप अनंत से लेकर के आओगे किस बिंदु तक, इस बिंदु P तक। आप अनंत से लेकर के आओगे इस बिंदु P तक। तो अनंत से शुरू करके कहां तक जाओगे, कैपिटल R तक। अनंत से शुरू करके कहां तक जाते हैं, जहां तक जाना होता है, जिस बिंदु पे आना होता है। तो अनंत से आप बिंदु P पर आ रहे हो, बिंदु P की दूरी कितनी है, कैपिटल R। तो जहां पहले आपने अनंत से स्मॉल r तक आए थे, वहां आप कहां से कहां तक आना है, अनंत से कैपिटल R तक। तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा, जहां लास्ट में स्मॉल r आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R। और इसको हल करने पे आपका आएगा v बराबर के क्यू बटा कैपिटल R। और आप चाहते थे इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई सतह पे होगा क्या, सतह पे जो आपका स्मॉल r है वो बन जाएगा कैपिटल R। सतह पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जो आपका स्मॉल r बन जाएगा कैपिटल R। क्योंकि अभी आपका बिंदु जो है वो बाहर स्थित है, ये बिंदु सतह पर आ गया। तो ये जो दूरी थी स्मॉल r वो यहां तक हो गई, यहां तक मतलब त्रिज्या के बराबर। तो इसी सूत्र में स्मॉल r की जगह आप रख दोगे कैपिटल R, तो आ जाएगा सतह पर विभव का मान। और अगर ऐसे नहीं चाहते हैं तो आप इससे भी कर सकते हो, आप इस पूरे को हल कर लीजिए, बस स्मॉल r की जगह क्या चलेगा, कैपिटल R। क्योंकि अब आप इस बिंदु पे आ रहे थे, वो बिंदु यहां से कहां आ चुका है, सतह पे। तो अनंत से शुरू करके कहां तक आना है, कैपिटल R तक आना है। और कैपिटल R आएगा तो हर जगह कैपिटल R आएगा, लास्ट में यहाँ पे आपको स्मॉल r की जगह क्या मिल जाएगा, कैपिटल R। तो अभी तक आप निकाल चुके हो कि विभव का जो मान है वो कितना होता है, सतह के बाहर के क्यू बटा स्मॉल r, और सतह पर कितना होता है, के क्यू बटा कैपिटल R। अब अपन निकालेंगे कि अंदर कितना होता है, देखना। अब है दोस्तों, गोले के भीतर किसी बिंदु पर, अब गोले के भीतर देखिए, पहले आपका P बिंदु बाहर था, फिर P बिंदु सतह पे आया, अब अंदर है। मान लीजिए P बिंदु आपका यहां पर है, तो P बिंदु गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। और इस बार स्मॉल r दूरी छोटी है कैपिटल R से, सही है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो ऐसे केस में लगेगा तो यही सूत्र, v बराबर समाकलन माइनस के E इंटू डी आर से लगेगा यही। और आना कहां से कहां तक है, आपको आना अभी भी आपको अनंत से किस बिंदु तक आना है, P बिंदु तक आना है। तो अभी भी आपको अनंत से कितनी दूरी तक आना है, R दूरी तक आना है, सही बात है। बट अब हम क्या करेंगे, इसके दो हिस्से कर देंगे। पहले हम आएंगे इसके हम दो हिस्से कर देंगे। मान लो इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया और इसके दो हिस्से कर दिए। अब देखो करना क्या है, विभव निकालने के लिए अनंत से आना है इस बिंदु पर। तो अपन दो तरीके से आएंगे, पहले अपन अनंत से आएंगे यहां पर, मतलब अनंत से आएंगे कैपिटल R तक। उसके बाद यहां से जाएंगे अंदर, मतलब कैपिटल R से यहां से शुरू करके कहां तक जाएंगे, स्मॉल r तक जाएंगे। देखो दो तरीके हो सकते हैं, आपको गोले के अंदर आना है तो आप अनंत से R तक लाने में जो कार्य होगा, अनंत से R तक आने में जो चीज अपन कैलकुलेट करेंगे वो आपको क्या बताएगी, विभव। तो विभव के लिए शुरुआत कहां से करनी है, अनंत से। आना कहां पर है, स्मॉल r पर। बट इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, पहले अनंत से आ जाओ सतह तक,
तो अनंत से कैपिटल आर का मतलब है सतह तक, फिर सतह से आ जाओ अंदर, तो इसी समाकलन को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि ई का मान बाहर या सतह पर, ई का मान बाहर या सतह पर किस सूत्र के हिसाब चलता है? के क्यू बटा आर स्क्वायर डी आर के हिसाब से, अनंत से लेके कैपिटल आर तक। प्लस जब हम अंदर देखते हैं तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य। यही बात समझने के लिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि एक बार आप पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। अब यही सारी बात समझने की है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर होता है अगर आप सतह से बाहर रहते हो, तो अनंत से कैपिटल आर तक, इस अनंत से कैपिटल आर तक, यहां तक ये सूत्र काम करेगा। और अंदर आपको पता होना चाहिए, आपने उस वीडियो में पढ़ा था जो मैंने लिंक दिया था, आपको होमवर्क भी दिया था कि अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य होगा। तो अब ये चीज तो पूरी क्या हो गई? जीरो, शून्य हो गई। और इसको आप पहले हल कर चुके हो, माइनस का के क्यू बटा आर स्क्वायर अनंत से लेके कैपिटल आर तक, अनंत से लेके कैपिटल आर तक कितना आता है? के क्यू बटा कैपिटल आर। तो वी कितना आ गया? के क्यू बटा कैपिटल आर। तो अंदर हर बिंदु पर विभव कितना होता है? के क्यू बटा कैपिटल आर। अब इसको यहां पर आराम से आप समझ लीजिए, मैं एक बार फिर समझा देता हूं, कोई जल्दी नहीं है। अनंत से लेके स्मॉल आर तक आपको समाकलन करना था, तो अनंत से लेके स्मॉल आर तक करना था, क्योंकि अंदर की बात है इसलिए दो हिस्सों में बांटा इसको अपन ने। पहले अनंत से लेकर कैपिटल आर तक, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अनंत से लेके कैपिटल आर तक जो विद्युत क्षेत्र काम आता है वो होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर। और कैपिटल आर से स्मॉल आर मतलब अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है? शून्य। तो इस समाकलन को जब दो हिस्सों में बांटोगे तो यहां तो ई का मान ये आएगा जिसका उत्तर ये होगा, परंतु कैपिटल आर से स्मॉल आर क्योंकि विद्युत क्षेत्र जीरो है तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, तो केवल ये बचेगा। तो अंदर विभव कितना आ रहा है? के क्यू बटा कैपिटल आर। और आप एक बात नोटिस करो, अंदर जो विभव है वो सतह पर जो विभव है उसके बराबर है। ये समझने वाली बात है। अब मैं इसकी एक समरी बनाऊंगा, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और देख लीजिए इसको पहले। अब देखिए दोस्तों इसकी समरी यह है कि मान लीजिए ये आपके पास एक चालक गोला है और इस चालक गोले को आपने कितना आवेश दिया? क्यू आवेश दिया। और क्योंकि ये चालक गोला था इसलिए आवेश इसकी सतह पर पूरी रूप से फैल गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग स्थिति लेते हैं। पहली स्थिति, गोले के बाहर। अगर गोले के बाहर, आप गोले के बाहर हो मतलब छोटा वाला आर बड़ा है कैपिटल आर से, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर छोटा वाल बराबर है बड़े वाले आर के। सतह पर आ जाते हो तो सतह पर आने पे क्या होता है? छोटा वाला आर बराबर हो जाता है बड़े वाले आर के। और गोले के भीतर, गोले के भीतर क्या होता है? छोटा वाला आर छोटा होता है बड़े वाले आर से। आप बात को समझ गए होंगे। पहला, अगर बिंदु बाहर स्थित हो, दूसरा अगर बिंदु सतह पर स्थित हो, तीसरा अंदर स्थित हो। बाहर होगा छोटा वाला आर बड़ा आएगा बड़े वाले आर से, सतह पर होगा बराबर होंगे, और अंदर होगा तो छोटा वाला आर छोटा आएगा बड़े वाले आर से। छोटे वाले आर का मतलब है स्मॉल आर, राइट। अब देखते हैं अपन अंतर। विद्युत क्षेत्र, विभव, ध्यान से देखना। विद्युत क्षेत्र का मान कितना था गोले के बाहर? मैंने जो लिंक दिया था उसमें था के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। गोले के बाहर विभव कितना है? के क्यू बटा स्मॉल आर। गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है? के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह रख दीजिए कैपिटल आर। विभव कितना है? के क्यू बटा कैपिटल आर, इसकी जगह रख दीजिए कैपिटल आर। गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना है? शून्य, परंतु विभव कितना निकल के आया अभी? के क्यू बटा कैपिटल आर। यहां पे अंतर है, खास अंतर है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? जीरो, बट गोले के अंदर विभव कितना होता है? के क्यू बटा आर। मतलब बात को समझना, जैसे मान लो आपने अंदर एक बिंदु लिया ए, अंदर एक बिंदु लिया बी, सतह पे एक बिंदु लिया सी, सतह पे एक बिंदु लिया डी। तो बिंदु ए पर विभव कितना होगा? गोले के अंदर है के क्यू बटा कैपिटल आर। बिंदु बी पर विभव कितना होगा? गोले के अंदर है के क्यू बटा कैपिटल आर, गोले के अंदर है के क्यू बटा कैपिटल आर। सी गोले की सतह पर है के क्यू बटा कैपिटल आर। सी जो है वो गोले की सतह पर है, गोले की सतह पर कितना? के क्यू बटा कैपिटल आर। अब आती है बात बाहर की, वीडी बाहर है, बाहर कितना होता है? के क्यू बटा स्मॉल आर, के क्यू बटा स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? केंद्र से इस बिंदु डी की दूरी है, केंद्र से इस बिंदु डी की दूरी है। आई बात समझ में? अब आपसे कोई पूछे कि गोले के अंदर विभव कितना होता है,
तो गोले के अंदर हर बिंदु पर विभव कितना होता है, KQ बटा कैपिटल R। परंतु आपसे पूछें कि गोले के अंदर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, तो उसका मान होगा 0। समझना, आपसे पूछा गोले के अंदर एक बिंदु A है, उस पर विभव कितना है। गोले के अंदर एक बिंदु A है, उस पर विभव कितना है, KQ बटा कैपिटल R। गोले के अंदर एक बिंदु B है, उस पर विभव कितना है, KQ बटा कैपिटल R। इन दोनों का अंतर कितना है, VAB क्या होगा, VA और VB का अंतर, मतलब VA माइनस VB। अब क्योंकि V और V बराबर है तो अंतर कितना आ जाएगा, 0। तो गोले के अंदर हर बिंदु पर विभव बराबर होता है, और कितना होता है, KQ बटा R, जो कि सतह पर है। परंतु विभव बराबर होने के कारण विभव का अंतर वो कितना आता है, 0 आता है। इस बात को लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। चालक आवेशित गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर, जो कि कितना होता है, KQ बटा कैपिटल R होता है, तथा भीतर के सभी बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। मतलब विभव बराबर, विभवांतर 0, विभव दोनों का बराबर और विभव का अंतर, विभवांतर, वो क्या होता है, 0 होता है। अब अगर यहां सोचें तो V क्या है, KQ बटा R, जिसका मतलब है V R के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पे V जो है सब कुछ कांस्टेंट है, तो वो नियत है, और यहां भी V देखें तो वो क्या है, नियत है। अब अगर ग्राफ बनाने की बात आती है, यहां ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा, इस जगह लेते हैं अपन दूरी और इस जगह लेते हैं अपन विभव। तो जब तक आपका छोटा वाला r, स्मॉल r कम है कैपिटल R से, एक स्थिति आएगी जब स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R के, और एक स्थिति आएगी जब स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। तो जब आपका स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से तो मान कितना है, KQ बटा कैपिटल R, बराबर है तो भी मान कितना है, KQ बटा कैपिटल R। ध्यान से देखना, r जब छोटा है कैपिटल R से या बराबर है तब तक, r जब छोटा है कैपिटल R से या फिर r इस जगह पे आपका r बराबर है कैपिटल R के, तो मान कितना है, KQ बटा कैपिटल R। ये वाला आई बात समझ में। जब आपका स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से या बराबर है तो मान कितना है, KQ बटा R। उसके बाद देख लो आप, नियत, उसके बाद क्या है, उसके बाद V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती R के, मतलब इस बिंदु के बाद, इस बिंदु पे आपका स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, इसके बाद ये ग्राफ ऐसा जाएगा, क्योंकि V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है R के, क्योंकि सूत्र कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। ओके, तो ये हो गया विभव का ग्राफ, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया, आवेशित चालक गोले के कारण विभव, और साथ साथ विद्युत क्षेत्र को कंपेयर भी किया। तो अगर आपने विद्युत क्षेत्र वाला वीडियो नहीं देखा है गाउस के अनुप्रयोग का, तो ये वीडियो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, और इस वीडियो को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। विभव गोले के बाहर होता है KQ बटा छोटा वाला r, सतह पे होता है KQ बराबर त्रिज्या, r मतलब त्रिज्या, और अंदर भी होता है KQ बटा r। तो अंदर हर बिंदु पे विभव जो है वो बराबर होता है, इसलिए विभवांतर जो है वो 0 होता है। और ग्राफ बेहद आसान है, यहां से यहां तक अंदर और सतह पर मान बना हुआ है KQ बटा कैपिटल R, और सतह के बाहर जा रहे हो तो फिर आपका R के व्युत्क्रमानुपाती है, सतह के बाहर, गोले के बाहर R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां तक आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अचालक गोले का केस शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों, आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। देखो, आवेशित अचालक गोला क्या होता है, अचालक गोला वो होता है जिसको जो भी आवेश दिया जाए उसको अपन जहां कहीं भी देते हैं वो आवेश वहीं पर रहता है। और चालक में क्या होता है, चालक में जो भी आवेश देते हैं वो एक समान रूप से उसकी सतह पर फैल जाता है, और जबकि अचालक में क्या होता है, जहां भी आवेश दोगे वो उसी जगह पर रहेगा। तो जो आवेश दिया वो उसी जगह पर है, इसलिए ये क्या है, अचालक गोला। और कितना आवेश दे रखा है इसको, Q आवेश दे रखा है। अब इसके लिए एक बात समझनी है कि इसके कारण भी हमें बाहर स्थित एक बिंदु पर, सतह पर और इसके अंदर किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। गणना करने के लिए सूत्र हम यही लगाएंगे, V बराबर माइनस का E dr का समाकलन। E हम वो रख देंगे जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान होता है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान बाहर, सतह पर, अंदर कितना होता है, उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसका लिंक जरूर देख लेना, वरना ये भी ऊपर से जाएगा। वो वीडियो दोनों देखना बेहद जरूरी है। चलिए, तो पहला लेते हैं हम, बाहर स्थित एक बिंदु पर। ये टॉपिक बेहद आसान लगेगा आपको। बाहर वाले बिंदु पर आपको पता है
v लेना है, समाकलन करना है ईडीआर का, कहां से कहां तक, अनंत से शुरू करना है, इस बिंदु तक आना है, तो अनंत से शुरू करना है, स्मॉल आर तक जाना है। अब मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि बाहर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है अचालक गोले के कारण। उस वीडियो से ई आया था के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, बिल्कुल वही जो चालक गोले के लिए होता है। तो अब इस ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, जब इसको आप यहां रखोगे तो वी आ जाएगा माइनस अनंत से लेके आर तक के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। और इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसी वीडियो में, अभी स्टार्टिंग में ये ऐसी किसी चीज आई थी और इसको सॉल्व किया था, कितना आया था वी के क्यू बटा आर। इसका मतलब हमारा काम बेहद आसान हो गया, जो अभी चालक गोले के लिए किया था वही एग्जैक्टली किसके लिए आ गया है, अचालक गोले के लिए। तो इससे एक बात समझ में आती है कि चालक गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, वही अचालक गोले के लिए बाहर होता है। जो चालक गोले के लिए विभव निकल के आया था के क्यू बटा स्मॉल आर, वही अचालक गोले के लिए होता है के क्यू बटा स्मॉल आर। बाहर स्थित किसी बिंदु पे कोई अंतर नहीं है, बाहर स्थित एक बिंदु पर कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं सतह पर। सतह पर स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर के, तो बस इसके अंदर आप रख दो कि कैपिटल आर बिल्कुल सेम जैसा पहले था, v बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर, कोई अंतर नहीं है। और वैसे करना चाहो तो v बराबर माइनस का समाकलन कहां से अनंत से लेकर स्मॉल आर तक नहीं, क्योंकि अब आप सतह की बात कर रहे हो, बिल्कुल पहले जैसा कोई फर्क नहीं है, सतह की बात कर रहे हो तो सतह की दूरी कितनी है कैपिटल आर, तो अनंत से कहां तक लेके आना है कैपिटल आर तक, तो अनंत से कैपिटल आर सॉल्व करोगे यही आएगा के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। बस पुराने वाले सूत्र से आपको स्मॉल आर की जगह क्या रख देना है कैपिटल आर, या फिर यहां से करते हो तो स्मॉल आर की जगह यहां क्या आ जाएगा कैपिटल आर। आंसर वही आएगा जो चालक गोले के लिए आया था के क्यू बटा कैपिटल आर। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बाहर और सतह पर हो चुका है, इसके बाद अपन भीतर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मैं पूरा मिटा दूंगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। अब शुरू करते हैं हम दोस्तों अचालक गोले के भीतर विद्युत विभव का परिकलन। ध्यान से देखिएगा, अचालक गोला जैसा कि आपको पता है वो होता है जिसको जहां भी आवेश दिया जाए वो उसकी सतह पर रहता है, उसी जगह पर जहां आवेश दोगे वो वहीं रहेगा, इसलिए इसके भीतर भी आवेश होता है। अब इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और स्मॉल आर दूरी पर आपने एक बिंदु पी ले लिया जहां पे आपको विद्युत विभव की गणना करनी है, और इस बार जो आपका बिंदु है वो भीतर है, मतलब स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। फंडा वही रहने वाला है, अपन बी का मान निकालेंगे तो वही माइनस का ई इंटू डी आर, समाकलन हमें करना होगा कहां से कहां तक, वही तरीका अनंत से लेके इस बिंदु तक आना है, तो अनंत से लेके स्मॉल आर तक। परंतु जैसे चालक गोले में हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया था, वैसे अचालक गोले में भी इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। हमारा वी होगा माइनस का ई इंटू डी आर, समाकलन अनंत से लेके कैपिटल आर तक। अनंत से पहले आप आओगे सतह तक कैपिटल आर तक, उसके बाद कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से आप अंदर जाओगे स्मॉल आर, ठीक है। अब v बराबर देखो फर्क आएगा ई में, ई बाहर ई का मान होता है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर की बात करते हैं, अंदर मतलब अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें वीडियो है, उसमें डिराइव किया हुआ है कि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू, ये डी आर ऐसे कैसा। तो ये जो मान है ये मैंने डिराइव कर रखा उस वीडियो में कि अचालक गोले के बाहर होता है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले की सतह पर होता है के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर कितना होता है के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू। चालक में ये फर्क था, चालक में ये चीज शून्य थी, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है तो ई भी शून्य होता है, ये पूरी चीज शून्य हो गई थी और ये आ गया था के क्यू बटा कैपिटल आर और बात खत्म हो गई थी। यहां ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इसको भी हल करना पड़ेगा। देखो इस चीज का हल तो पहले से पता है आपको, के क्यू बटा कैपिटल आर प्लस का, इसका हल तो पहले से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे का हल आपने अभी सीखा है जस्ट पहले, के क्यू बटा कैपिटल आर, नहीं है तो पीछे आके देख लो, ये चीज नहीं है तो माइनस के क्यू बाहर निकाल लेते हैं, अंदर हो गया आपका समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, किसका स्मॉल आर डी आर, ये कैपिटल आर भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो इस कैपिटल आर क्यू को भी बाहर निकाल लिया, ये बचा, कुछ नहीं किया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा समाकलन आर डी आर का, कहां से कहां तक कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब इसको हल करना है अपन को, ध्यान से देखना, v बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर माइनस ऐसे का ऐसा के क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। अब देखो अंदर r की घात 1 है, x की घात n dx का कितना होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1, ये तो आपने सीखा है,
तो आर की घात 1 का कितना हो जाएगा, आर की घात 1+1 अपॉन 1+1। कहां से कहां तक समाकलन करना है, कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर। आगे देखो v बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर माइनस के क्यू बटा स्मॉल आर क्यूब। इधर देखो आर की घात 2/2 कैपिटल आर स्मॉल आर, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाते हैं आर की जगह आर, ये तो पता है ना आपको, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो आर की जगह आर, आर की जगह कैपिटल आर, माइनस आएगा बीच में, अपर लिमिट लगा दी आपने आर की जगह आर, चीज ऐसी की ऐसी, माइनस इसकी जगह ये, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल है। अब देखो, अब एक काम करो, इस के क्यू को भी बाहर निकाल लो, इस के क्यू को भी बाहर निकाल लो, तो के क्यू आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1/r। देखो ये के क्यू बाहर आ गया, ये के क्यू बाहर आ गया, के क्यू बाहर आ गया, यहां बचा 1, तो 1/r, ये माइनस के क्यू ऐसे कैसा, आर क्यूब, अंदर क्या है, इस 2 को भी बाहर निकाल लो, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब थोड़ा और गेम खेलते हैं, एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं के क्यू। उसके लिए काम करना पड़ेगा, इस माइनस को पूरा अंदर भेज दो, तो माइनस का आर स्क्वायर बटा 2r क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब देखो भैया, इस कैपिटल आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, ये से नहीं कट पाएगा क्योंकि छोटा वाला आ रहा है, बड़ा वाला आ रहा है। क्या आया यहां से, बी बराबर के क्यू 1/r माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला अपॉन 2r क्यूब प्लस का 1/2r। अब यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम क्या आएगा, के क्यू, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 2r क्यूब, इसका इसमें भाग लगाओगे तो 2r स्क्वायर आएगा, वो 2r स्क्वायर इस 1 से गुणा होगा तो ये बचेगा। आता है ना एलसीएम लेना, इस तीनों का एलसीएम आ गया 2r क्यूब, r का इसमें भाग लगाया तो r से r क्यूब गया, 2r स्क्वायर बचा, 2r स्क्वायर 1 से गुणा हो गया, माइनस ये ऐसे कैसा है, r स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, 2r का इसमें भाग लगाया तो 2 से 2 गया, r से r क्यूब गया, r बचा, इसका इसमें भाग लगाया 2 से 2 गया, r से r क्यूब गया, r स्क्वायर बचा, तो प्लस में आ जाएगा r स्क्वायर। इंप्लाइज दैट v बराबर क्या आ रहा है, के क्यू, क्या बचा अंदर, 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 3 कैपिटल आर स्क्वायर, 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर हो गया 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर क्यूब अपॉन में 2r क्यूब। ये आ गया आपका v अंदर के लिए। आगे समझ में, तो अचालक गोले के लिए केवल अंदर फर्क पड़ता है। अंदर फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि चालक गोले में आपको पता है ये वाले हिस्से में अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाती है और इसका हल केवल इतना आ जाता है के बटा आर, जो पहले हो चुका है, यही बात खत्म हो जाती है। परंतु अचालक गोला होता है तो अचालक गोले के अंदर भी आवेश होता है, जिसके कारण उसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र होता है, जिसका मान होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। इसमें स्मॉल आर बदल सकता है, जहां जहां कैपिटल आर क्यू मैंने उसको बाहर निकाल दिया था, तो कैपिटल आर क्यूब से कोई मतलब नहीं, स्मॉल आर जो है वो समाकलन में जाएगा। तो इसको समाकलन इसका अच्छे से हल किया, लास्ट में मान निकल के कितना आया विभव का, के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब। अब मैं इसकी समरी बना रहा हूं, तब तक यहां का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये वीडियो खत्म। अब देखो दोस्तों समरी, देखो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो पुराने वाले वीडियो से लिंक है, थोड़ी इसके अंदर मैथमेटिक्स है, तो एक एक चीज को खुद से एक एक अपने हाथ से करके देखना। अगर अपने हाथ से करके नहीं देखोगे तो आपको टफ लगेगा और फिर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर भी आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कुछ कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो में इस चीज को वापस से समझाने की, ठीक है। बाकी वो दोनों वीडियो देख करके अगर इसको देखोगे तो 99% समझ में आ जाना चाहिए। समरी देखिए, अगर अचालक गोला है और उसको आवेश देते हैं तो जहां देते हैं वहीं का वहीं रहता है, त्रिज्या कैपिटल आर है। अब 3 बिंदु ले रहे हैं अपन, बाहर स्थित एक बिंदु पर जहां स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, सतह पर जहां स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, और भीतर जहां स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से। अब देखो विद्युत क्षेत्र कितना है और विभव कितना है। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, चालक अचालक में कोई फर्क नहीं है इस केस में। विभव होता है के क्यू बटा आर, आपने ड्राइव किया, चालक अचालक में कोई फर्क नहीं है। सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, विभव होता है के क्यू बटा कैपिटल आर, इसकी जगह कैपिटल आर रख देते हैं, कोई फर्क नहीं है चालक अचालक में, फर्क यहां आता है। अंदर विद्युत क्षेत्र होता है अचालक में के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, शून्य नहीं होता है, जबकि चालक में ये चीज शून्य होती है। और विभव कितना होता है वो आपने निकाला, के क्यू
3r² माइनस r³ अपॉन 2 कैपिटल R³। कहाँ छोटा वाला r है, कहाँ बड़ा वाला r है, ध्यान रखना। 3 बड़ा वाला r² माइनस छोटा वाला r³ अपॉन 2 बड़ा वाला r³। बड़ा वाला मतलब त्रिज्या, या कैपिटल R त्रिज्या है, स्मॉल r दूरी है। तो ये आपने सीखा अचालक गोले के लिए। मैंने पूरी कोशिश करी दोस्तों इस वीडियो में जितना हो सके मैथमेटिक्स को बेसिक से समझाऊं, जितना हो सके चीज़ों को क्लियर करूं। मैंने आपको पहले बताया कि v और e में संबंध क्या है, उसके बाद मैंने e के अलग अलग मान रख के विभव निकाला चालक और अचालक के लिए। पुराने वाले वीडियो से e का पता होना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ दिक्कत आना तय है।